चलिए स्टार्ट करते हैं अपने। कल लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे लिसनिंग स्किल्स के बारे में, दैट इज बिजनेस कम्युनिकेशन। थोड़ा बहुत रिकॉल कर लेते हैं, फिर आगे के टॉपिक्स भी कंटिन्यू करेंगे। इंट्रोडक्शन में हमने देखा कम्युनिकेशन में दो चीज़ें हैं, एक तो भाई सेंडर ऑफ द मैसेज, एक रिसीवर ऑफ द मैसेज। ठीक है, जितना बोलना ज़रूरी है कम्युनिकेशन में, जो अदर एस्पेक्ट है सुनना, वो भी इक्वली ऐसा बोल सकते हैं उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वही अपना टॉपिक था, दैट इज लिसनिंग स्किल्स। स्टार्टिंग में हमने इंट्रोडक्शन में एक बेसिक बात की थी बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग। मैं मेन पॉइंट से ले रहा हूँ। हियरिंग एंड लिसनिंग पे हम बात कर रहे थे कि दोनों चीज़ों में फ़र्क क्या है। तो कुछ ध्यान में है आपके, हियरिंग क्या था, लिसनिंग क्या था, दोनों में डिफरेंस क्या है? बोलो। हियरिंग लिसनिंग अपने वर्ड्स में समझाना है, कोई बुक की लैंग्वेज नहीं चाहिए। और आपको क्या याद है? हियरिंग मतलब हमको सुनना है लेकिन हमको भी सुनाई दे रहा है, इसमें मतलब हमको ध्यान दे रहे हैं, हाँ। तो मेन वही फ़र्क है। हियरिंग तो एक ऑटोमेटेड प्रोसेस है, मैं कोई बोल रहा है, आप मुझे नहीं भी सुनना चाहो, पर अगर मैं आपके सामने खड़े रह के बोल रहा हूँ तो आवाज़ तो सुनाई देगी ना, तो वो हियरिंग हो गया, ऑटोमेटिक प्रोसेस हो गया। लिसनिंग हाँ फिजिकल हो गया वो। लर्निंग का मतलब, लिसनिंग का मतलब क्या है कि आप अटेंशन दे रहे हो, मेरी बात सुनने की कोशिश कर रहे हो, तो दैट इज एफर्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, उसमें मेन फर्क है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट पे बात हुई थी। एमसीक्यू में बात खास आ सकती है, तो वो हमने देखा। उसके बाद लिसनिंग में हमने देखा था इट इज अ पैसिव प्रोसेस। इट इज नॉट अ पैसिव प्रोसेस, सॉरी, इट इज एन एक्टिव प्रोसेस। क्योंकि हियरिंग में ऑटोमेटिक है, आप कोशिश करो ना करो सुनाई दे रहा है, तो वो पैसिव हो गया। पैसिव का मतलब ध्यान नहीं दे रही तो भी वो बात हो रही है। लेकिन लिसनिंग जो है वो तो एक एक्टिव प्रोसेस हो गया, आप फोकस करोगे तो बात समझ में आएगी ना। सुनाई देना और समझ में आना, दोनों चीज़ों में फर्क है। अभी आप अगर मेरी बात पे ध्यान दे रहे हो तो आपको समझ आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अब ध्यान नहीं दे रहे तो सुनाई तो दे रहा है लेकिन समझ कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, तो वो यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस था। लिसनिंग के अलग अलग टाइप्स हमने देखे थे। पहला था डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग, डिफरेंट साउंड्स के बीच में फ़र्क समझ पाना। मैं गुस्से में बोल रहा हूँ, टॉन्ट मार के बोल रहा हूँ, सार्कास्टिक वे में बोलना, कि बोलने का मतलब कुछ और है लेकिन बोल किसी और तरीके से रहा हूँ, एक वो भी चीज़ होती है। कितनी बार होता है कि मैं आपके लिए कंसर्न हूँ तो आउट ऑफ केयर बोल रहा हूँ, तो फिर वो साउंड से पता चलता है, एक्सप्रेशन से मालूम पड़ता है। तो जब आप किसी की आवाज़ में, उसके बोलने के तरीके में डिफ्रेंशिएट कर पाते हो, लैंग्वेज में डिफ्रेंशिएट कर पाते हो, तो दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग। यहाँ डिस्क्रिमिनेशन का मतलब भेदभाव करना नहीं, बट दो बातों का फर्क समझना, उसको डिस्क्रिमिनेटिव बोला जा रहा है, वैसा। फिर हमने देखा नेक्स्ट, दैट इज कॉम्प्रीहेंशन या कॉम्प्रीहेंसिव लिसनिंग। कॉम्प्रीहेंशन लिसनिंग में ये बोला गया है कि अगर आप किसी भाषा को डिटेल में समझते हो, उसकी वोकेबुलरी है, उसका ग्रामर है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप समझते हो, तो फिर आपको बात पूरी समझ आएगी। जैसे कल अपने देख रहे थे कि आपको हिंदी लैंग्वेज आती है प्रॉपरली, तो मैं हिंदी में जो कुछ बोलूँगा पूरा समझ पाओगे। बट अगर आपको नहीं आती है तो शायद टूटा फूटा समझ आ जाएगा, पूरी बात समझ ना आए, ये हो सकता है। दैट इज कॉल्ड कॉम्प्रीहेंसिव लिसनिंग। इसमें बॉडी लैंग्वेज वाला जो पार्ट है वो भी कवर हो गया। एक तो इन्होंने बोला लेक्सिकन या वोकेबुलरी, दूसरा बोला ग्रामर, सिंटेक्स, मतलब एक सेंटेंस को फॉर्म करने के जो रूल्स होते हैं। इसमें आपने नहीं पढ़ा वो पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये सब चीज़ें होती थी। तो दैट इज द ग्रामर एंड सिंटेक्स पार्ट। ठीक है, और बॉडी लैंग्वेज वही मेरे एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स, ठीक है, हैंड मूवमेंट्स, आई कॉन्टैक्ट, ये सब चीज़ों से भी आपको समझ आता है कि मैं कैसे बात कर रहा हूँ और क्या बोलना चाह रहा हूँ, वैसे ये पॉइंट्स हो गए। फिर एक था क्रिटिकल लिसनिंग, सामने वाले को इवेल्युएट करना, उसको जज करना, वो जो बोल रहा है उसकी बात से अपना एक ओपिनियन फ्रेम करने की कोशिश करना। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल लिसनिंग। बायस लिसनिंग, बायस लिसनिंग कैसा है, अच्छा है या बुरा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है? बायस्ड का मतलब क्या था कि आप सिर्फ एक तरफा बात पे फोकस कर रहे हो, जो चीज़ आपको सूट कर रही है वो आप सुन रहे हो, जो आपको सही नहीं लग रहा आप इग्नोर कर रहे हो। तो आधी बात सुनोगे, अपने मतलब की बात सुनोगे, तो कभी भी प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, दैट इज बायस्ड लिसनिंग। नेक्स्ट था इवेल्युएटिव लिसनिंग। इसमें भी वही है, हम जज करने की कोशिश कर रहे हैं, सामने वाले को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जो बोल रहा है उसका कोई फ़ायदा है या नहीं है, वर्दी अनवर्दी, इसकी बात सुन के कोई फ़ायदा होगा नहीं होगा, जो बोल रहा है वो अच्छा बोल रहा है या बुरा बोल रहा है, ये सब चीज़ें हो सकती है। वो हमें कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है। एक वर्ड यूज़ किया था, टू परसुएड अस। परसुएड अस का मतलब है किसी को कन्विंस करने की कोशिश करना। मैंने आपको एक सेल्स पर्सन वाला एग्जाम्पल दिया था कि कोई सेल्स पर्सन कोई प्रोडक्ट आपके पास आया बेचने के लिए, तो आप उसकी बात सुन के इवेल्युएट कर रहे हो, सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, जो बोल रहा है वो सही है या गलत है। जो प्रोडक्ट की बात कर रहा है आप तुरंत गूगल पे चेक कर रहे हो, आप प्रोडक्ट उठा के देख रहे हो, उसकी क्वालिटी चेक कर रहे हो, तो आप उसके क्लेम्स को वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हो। दैट इज द पॉइंट ऑफ इवेल्युएटिव लिसनिंग। ठीक है, ये बात हुई थी। नेक्स्ट, अप्रिशिएटिव। इसमें हमने क्या देखा कि जब आप स्पीकर के वर्ड्स को अप्रिशिएट कर रहे हो कि हाँ यार बहुत अच्छा बोलता है। अब जैसे हो सकता है आप किसी का कोई स्टैंड अप कॉमेडी देख रहे हो,
अब आपको कॉमेडियन अच्छा लगता है, बोले इसके एक्ट बहुत अच्छे होते हैं, मतलब आपने देखे हुए हैं ना, तो नया एक्ट भी देख रहे हो तो आप पहले से प्रिपेयर्ड हो, और जब वो कोई डायलॉग बोल भी रहा है, कोई जोक सुना रहा है, तो आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हो, यार बहुत अच्छा जोक था, मजा आ गया सुन के, दैट इज अप्रिसिएशन, ठीक है, वो एक पार्ट है। फिर एक बात हुई थी सिंपैथेटिक एम्पैथेटिक। सिंपैथी का मतलब किसी के दुख को समझना, और एम्पैथी का मतलब खुद ही फील करने लग जाना, ठीक है, तो उससे ज्यादा दुखी तो आप हो रहे हो, तो थोड़ा एक स्टेप आगे चला गया वैसा है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपैथी एंड एम्पैथी। फिर एक बात हो रही थी थेरेपेटिक लिसनिंग। थेरेपेटिक लिसनिंग का मतलब जहाँ पे सामने वाला आपकी बात इसलिए सुन रहा है ताकि आपको उसका कोई सॉल्यूशन दे सके। जैसे कितनी बार साइकोलॉजिस्ट होते हैं या साइकेट्रिस्ट होते हैं, काउंसलर्स होते हैं, तो वो लोग आपकी बात सिर्फ ऐसे ही नहीं सुन रहे टाइम पास के लिए कि चल भाई तू तेरा दुखड़ा सुना रहा है मैं सुन लेता हूँ। इंटेंशन हुए पे तो सुना, कुछ सॉल्यूशन देंगे तुझे कि तुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, दैट इज कॉल्ड अ थेरेपी और थेरेपेटिक लिसनिंग। फिर नेक्स्ट डायलॉगिक। डायलॉग का मतलब डाया मीन्स टू या थ्रू, एंड लॉग मतलब वर्ड्स का यूज करना। डायलॉग मतलब दो लोग जब बात कर रहे हैं, दैट इज अ डायलॉग। एक अकेला इंसान बोल रहा है बाकी सब सुन रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज अ मोनोलॉग, ठीक है, मोनोलॉग एंड डायलॉग। रिलेशनशिप लिसनिंग, इस पे बात हुई थी। और यहाँ पे आप सामने वाले से बात इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप कहीं ना कहीं उसके साथ वो रिलेशन मेंटेन करना चाहते हो। अब जैसे इवन अपने रिलेटिव्स में भी होता है, आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा, आप और आपके पेरेंट्स, ठीक है, तो आपके जो भी रिश्तेदार हैं, आपके पेरेंट्स की एज के, आपके अंकल आंटी या कोई भी हो सकते हैं, तो आप कभी सामने से उनको फ़ोन करते हो, मैसेज करते हो। ये वो फैमिली ग्रुप भी होता है व्हाट्सएप पे अपना, सुबह सुबह भगवान के फोटो आते हैं, है ना, फूलों के फोटो आते हैं, गुड मॉर्निंग आता है, अपने तो म्यूट पे रखते हैं, बोले यार ये क्या है, सुबह सुबह सबके भगवान की फोटो देख देख के उनको गुड मॉर्निंग विश करते रहो। अच्छा, आपके पेरेंट्स बहुत बार ध्यान रखते हैं इस चीज़ का कि जैसे कोई फेस्टिवल है, घर में कुछ अच्छा इवेंट है, कहीं बाहर गाँव घूमने जा रहे हैं या घर पे कुछ भी है, तो पहले फ़ोन करते हैं, यार बुआ को फ़ोन करना है या चाचा को फ़ोन करना है या आंटी को फ़ोन करना है, नानी को फ़ोन करना है। अच्छा, वो लोग ना रेगुलरली उनसे टच में रहते हैं। अच्छा, अपने को इंटरेस्ट होता नहीं है रिश्तेदारों से फ़ोन पे बात करने में, और अगर कहीं फ़ोन पे बात चालू है और आप घर पे आ गए, ले 2 मिनट बात कर ले, ये अपने एकदम से क्या बोलूँ यार मैं एकदम से, ठीक है, फिर घूम फिर के बात तो मेरी पढ़ाई पे आ जाएगी, तो बेटर है कि उनको इग्नोर करो। अब क्या, पेरेंट्स ने फ़ोन पकड़ा दिया, चालू है तो बात करनी पड़ती है, बोले कैसे हो, क्या हाल चाल, ये वो, आधी मिनट बात नहीं होती, फिर वो पूछते हैं पढ़ाई कैसी चल रही है, बोले इसलिए तो फ़ोन पे बात नहीं कर रहा था मैं, फ़ोन उठाऊंगा पहले पढ़ाई का पूछोगे। पर फर्क क्या है, वो लोग आपके पेरेंट्स उनको फोन कर, अपने कितनी बार बोलते हैं, बोले क्या यार बैठ के आप लोग टाइम पास करते रहते हो, फोन घुमाते रहते हो, वो क्या बोलते हैं, बोले नहीं यार रिलेशन है, मेंटेन करना पड़ता है, तुमको नहीं समझ आती, लेकिन तुम तो करते नहीं, एटलीस्ट हमको तो फोन करना पड़ेगा, उनका भी फोन आता रहता है, तो वो रिलेशन मेंटेन करने के लिए अपन बात कर रहे हैं, अदरवाइज कोई पर्पस नहीं है। अच्छा, बातें हो भी रही थी, फालतू बातें हो रही है, इधर उधर की बातें हो रही है, आज खाने में क्या बनाया, संडे कहाँ घूम के आए, ठीक है, रात को कितने बजे सो जाते हो, बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही है, आप सोचते हो यार इन लोगों को कितना फ्री टाइम पड़ा हुआ है, बट इंटेंशन वो नहीं है। इंटेंशन ये है कि रिलेशन को मेंटेन करने के लिए कम्युनिकेशन नेसेसरी, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, दैट इज रिलेशनशिप लिसनिंग। सिलेक्टिव लिसनिंग, ये अगेन नेगेटिव हो गया, अपने मतलब की बात समझ में आ रही है, बाकी की बात जो है वो समझ नहीं आ रही, ठीक है, दैट इज सिलेक्टिव लिसनिंग। एक्टिव और इफेक्टिव वाला तो रिपीट है, आपने लैंग्वेज पढ़ी हो, इसमें कुछ पूछना है, डाउट है तो बता दो, कोई क्वेरी, क्लियर है। एक्टिव एंड इफेक्टिव लिसनिंग मतलब जो आप अभी कर रहे हो, ध्यान दे रहे हो, मैं बोल रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा है वैसा, ठीक। चलो आगे हमने देखा था टाइप्स ऑफ लिसनर्स। एक्टिव लिसनर्स जो ध्यान दे रहे हैं बात के ऊपर, ठीक है, एक तो वो पॉइंट है। दूसरा इसके बाद था पैसिव। पैसिव इसके ऑपोजिट है, ये क्या ध्यान नहीं दे रहे, आधी बात सुन रहे हैं आधी नहीं सुन रहे, पार्शियल लिसनिंग, ठीक है, पूरी बात पे फोकस नहीं है। उसके बाद है नॉन लिसनर्स। नॉन लिसनर्स तो वो जो इंटरेस्टेड ही नहीं आपकी बात सुनने में, जेन्युइनली डिसइंटरेस्टेड बोला इन्होंने, मतलब मैं कुछ बोल रहा हूँ ना, आप सुनना भी नहीं चाहते, मेरे को देखना भी नहीं चाहते, तो आप पूरी कोशिश कर रहे हो, फुल इग्नोरेंस, ठीक है, दैट इज कॉल्ड नॉन लिसनर्स। ये वो कैटेगरी, वो बेगर्स वाला अपन एग्जाम्पल देख रहे थे कल, है ना, वो कैटेगरी है। मार्जिनल वाले सिर्फ मुद्दे की बात पे आना चाहते हैं, मतलब कट शॉर्ट करो, शॉर्ट एंड स्वीट, एक लाइन में बताओ बोलना क्या है, गोल गोल बातें मत घुमाओ, मेरे पास सुनने का टाइम नहीं है। तो ऐसा नहीं कि आपकी बात नहीं सुन रहा, बट मुझे कंक्लूजन चाहिए, तो जो बात आप 10 मिनट में बोलने वाले हो ना, मुझे 30 सेकंड में सुननी है, ठीक है, दैट इज मार्जिनल लिसनिंग। ये आपके साथ प्रोफेशनली भी हो सकता है, आपके सीनियर है, आपके बॉसेज हैं, कितनी बार होता है भाई वो बिजी हैं, आप उनके पास कुछ प्रपोजल लेके गए, बोला जल्दी बताओ शॉर्ट में क्या बात है, इतना अभी गोल गोल स्टोरी सुनने का टाइम नहीं है, वो मुझे मेल कर देना, बाद में पढ़ लूंगा, अभी शॉर्ट में बोलो। तो आपने बोल दिया सर ये है, आप देख लेना, मैं बाकी डिटेल्स आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ, तो दैट इज मार्जिनल लिसनिंग, में जितना टाइम है उतने में बात आप खत्म करो, वैसा। आगे बढ़ते हैं। इवेल्युएटिव, ये लोग ना सिर्फ शब्दों पे ध्यान दे रहे हैं, देखो खास बोला है, वर्बल कंटेंट पे फोकस है, लेकिन वर्बल क्यूज पैरालिंग्विस्टिक पे फोकस नहीं है, शब्दों पे ध्यान दे रहे हैं, एक्सप्रेशन पे ध्यान नहीं दे रहे। अब कितनी बार होता है कि यार कोई बेचारा बहुत परेशान सा लग रहा है, शक्ल पे दिख रहा है उसकी, लेकिन बोल कुछ और रहा है,
आपने उसके शब्द पकड़ लिए और उसको सुना दिया, वो बेचारा मन में और कुछ सोच रहा है। तो आप ना नॉन वर्बल क्यूज पे, उसके एक्सप्रेशन पे, उसके बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान नहीं दे रहे, सिर्फ आपका फोकस उसके वर्ड्स पे। तो दैट काइंड ऑफ लिसनिंग इज इवेल्युएटिव, कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट है। इससे आपको ना सही मैसेज कभी भी कन्वे नहीं होगा, क्योंकि मेन चीज तो आपने मिस कर दी, वो नहीं होना चाहिए वैसा। चलो, तो यहाँ तक तो हमने देखा था, आगे बढ़ते हैं। एक्टिव लिसनर्स के कम्युनिकेशन या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही है, वो सेम ही रहने वाला है। वो सीरियस होते हैं कम्युनिकेशन के लिए, वो ध्यान देते हैं। जैसे आप अभी सुन रहे हो तो मेरी बात पे ध्यान दे रहे हो, क्योंकि आपका इंटेंशन ये कि सर जो पढ़ा रहे हो समझ में आना चाहिए। तो हम ध्यान नहीं देंगे तो नहीं समझ आएगा, वो तो बोल रहे हैं लेकिन फोकस तो करना पड़ेगा। तो ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये इम्प्लाइड सी बात है। देख लो, इसमें लैंग्वेज भी थोड़ा कवर कर लेते हैं। एन एक्टिव लिसनर इज सीरियस अबाउट द होल प्रोसेस, वो सुनना चाहता है। He pays attention to the speaker's stance, perspective, point of view, bias, prejudice, everything. अब ये सब वर्ड्स क्या है थोड़ा देखते हैं। काफी सारे वर्ड्स यूज कर दिए। स्पीकर मतलब मैं, जैसे भी मैं बोल रहा हूँ। तो स्टांस का मतलब है कि मैं किस तरीके से खड़ा हूँ, किस तरीके से बैठा हूँ, मेरे फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, मैं आपसे आई कांटेक्ट कितना मेंटेन कर रहा हूँ। दैट इज माय प्रेजेंटेशन, ठीक है। स्टांस या फिजिकल स्टांस, अपीयरेंस, बैठने का तरीका, वो चीजें हो सकती है। पर्सपेक्टिव मतलब मैं क्या इंटेंशन से आया हूँ, क्यों मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मेरा पर्सपेक्टिव मतलब मेरा सोचने का तरीका। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू मतलब कि भाई किसी भी एक पर्टिकुलर मैटर के बारे में आपकी क्या सोच है और मेरी क्या सोच है। मैं सोचता हूँ ये सही है, आप सोचते हो ये गलत है। पॉइंट ऑफ व्यू में भी डिफरेंट, ठीक है। तो आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करोगे तो आपको बात समझ आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी, ये बात है। बायस एंड प्रेजुडिस, बायस का मतलब कि मैं एक साइड ले रहा हूँ। बहुत बार ऐसा होता है, कोई स्पीकर होगा तो जरूरी थोड़ी न्यूट्रल होकर बोलेगा। अब कितनी बार होगा कि कोई न्यूट्रल होकर, अब जैसे कोर्ट के जज है, तो कोर्ट में जो जज है वो दो पार्टीज को सुनते हैं ना। तो किसी एक की साइड लेके अगर वो फैसला सुनाए तो क्या वो सही है? नहीं। तो उनको बोलते हैं वो पक्षपात नहीं करना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन या बायस नहीं होना चाहिए। बट वो तो जज है ना, तो ही विल मेंटेन कि भाई मैं बायस ना हूँ। लेकिन आप सोचो घर में, फैमिली में, दोस्तों में कहीं डिस्प्यूट हो जाए तो कितनी बार ऐसा होता है ना, सब लोग एक ही साइड ले लेते हैं। आपके साथ घर में होता है, आपके भाई बहन हो, सिबलिंग्स हो, कभी ऐसा कुछ हो जाए तो पेरेंट्स को बहुत बार ऐसा होता है, एक बच्चे की तरफ थोड़ा ज़्यादा बायस्ड हो जाते हैं और दूसरे को ज़्यादा डांट देते हैं, वैसा भी होता है। तो एक को हमेशा ऐसा लगता है, और दोनों को लगता है, एक को लगता है कि उसकी तरफ है, उसको लगता है इसकी तरफ है। वो फील होता है आपको, वो ऐसा कोशिश नहीं करते इंटेंशनली, बट कभी कभी ऐसा हो जाता है तो थोड़ा फील होता है। ऐसा घर में छोटा बच्चा होता है ना, जो सेकंड चाइल्ड होगा, उस पर थोड़ा पैम्परिंग ज़्यादा होता है, सब उसको अलाउ ज़्यादा करते हैं। बड़े वाले को लगता है मेरे साथ ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहते हैं, इसको कुछ नहीं बोलते, होता है ऐसा। तो दैट काइंड ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है, वो भी चीज़ें हो जाती है। तो बायस क्या है, प्रेजुडिस क्या है, जो स्पीकर है उसका, तो वो भी समझने की कोशिश की जाती है। बाकी सेकंड पॉइंट में, is intensely involved in the interaction and expends maximum energy to have full comprehension of the subject matter through their eye contact, receptive body language, appropriate facial expressions, non-verbal affirmations. They make the speaker feel delivering message to them and a pleasing and pleasurable experience. ये एक एक्टिव लिसनर की निशानी है। सारे पॉइंट्स पे जाते हैं। अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है, आप लोग मेरी तरफ देख ही नहीं रहे हो, इधर उधर ही देख रहे हो, नो आई कांटेक्ट। तो क्या लगता है, मतलब मुझे कैसा फील होगा? अनकंफर्टेबल हो जाऊंगा, मतलब इतने लोगों से बात कर रहा हूँ वो देख ही नहीं रहा है, ठीक है, मैं बोले जा रहा हूँ। अभी रिसेंटली ना लास्ट बैच में एग्जीक्यूटिव वाले स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था, जिनका भी दिसंबर में एग्जाम है। तो मैंने ना उनको टैक्स पढ़ाना शुरू किया, जीएसटी पढ़ा रहा था। अब जीएसटी एक्चुअली में काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और स्टूडेंट्स को मज़ा आता है। पता नहीं वो लोग कौन सी धुन में थे, क्या हुआ है, तो सुबह सुबह पढ़ा रहा हूँ तो फ्रेश माइंड से आए हुए हैं। मतलब ऐसे बैठे ना पुतले की तरह, 30-40 लोग बैठे हैं, कोई रिएक्शन ही नहीं दे रहा है। मैं पढ़ाए जा रहा हूँ और ऐसा भी नहीं चलो एक दिन कुछ हो गया होगा, 2 दिन हो गए, पूरा एक हफ्ता हो गया, ऐसे ही चल रहा है। मैंने सोचा यार हाँ बोलो ना बोलो, अगर कुछ फनी चल रहा है तो कुछ हंसो, नहीं समझ आ रहा है तो चेहरा बिगाड़ो कि नहीं समझ में आ रहा है, कुछ तो एक्सप्रेशन दो। कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है, जीरो, ना प्लस ना माइनस, ना अच्छा ना बुरा। मैं पढ़ाए जा रहा हूँ, सुने जा रहे हैं। 6-7 दिन हो गए, मैं वो पूछना पड़ेगा हुआ क्या तुम लोगों को। अच्छा मैं क्लास में पढ़ाया कुछ पूछता हूँ ना, समझ में आया, कोई डाउट है तो हाँ ना, अभी जैसे आपने हाँ बोला ना बोला, फेशियल एक्सप्रेशन भी जीरो है, कुछ बोल ही नहीं है। वो पोकर फेस बोलते हैं ना, एकदम वैसे का वैसा बैठे हैं, कोई शक्ल पे कुछ नहीं आ रहा। मैंने पूछा उन लोगों ने तुम लोगों को हो क्या गया, मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, या सुनने के मूड में नहीं हो, या ऐसे नींद में से उठ के आए, तो क्या चल रहा है। तो फिर थोड़ा बहुत रिएक्शन आना स्टार्ट हुआ उनका। मतलब तुम कुछ तो बोलो, मैं कैसे गेस करूंगा कि आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो पॉइंट हो जाता है। तो एक एक्टिव लिसनर जो है ना, वो आई कांटेक्ट जब मेंटेन करता है ना स्पीकर के साथ, तो स्पीकर को कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ आपको समझ आ रहा है, ध्यान दे रहे हो। दूसरा, रिसेप्टिव बॉडी लैंग्वेज, मतलब मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्या वो आपको कन्वे हो रहा है, बॉडी लैंग्वेज में दिखता है। अगर आपको समझ आ रहा है तो आप हाँ बोल रहे हो, नहीं आ रहा है तो ना बोल रहे हो। कितनी बार क्या होता है, स्टूडेंट्स पूछते नहीं है, डाउट होता है बट वो चेहरे पे आ जाता है
क्या समझ नहीं आया, मैं खुद ही पूछ लेगा भाई डाउट है तो बोलो, तो फिर पूछ लोगे। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज से मुझे ही क्लियर होता है कि आपको कितना समझ में आ रहा है, कितना मजा आ रहा है, कितना नहीं हो रहा है, ठीक है, वो चीज़ है। नेक्स्ट, फेशियल एक्सप्रेशंस, ऑब्वियसली। नॉन वर्बल अफर्मेशंस, नॉन वर्बल अफर्मेशंस का मतलब भी वही है कि बिना बोले भी आप मुझे एक मैसेज कन्वे कर रहे हो। अब मैं पढ़ा रहा हूँ 5-10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा हो गया, सब लोग उबासियाँ ले रहे हैं, आंखें भर गई है, कोई डेस्क पे सर रख के सो गया है, कोई खिड़की के बाहर देख रहा है, तो आप क्या सजेस्ट कर रहे हो मुझे? सर बोर हो रहे हैं। लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली मेरे साथ आई कांटेक्ट रख रहे हो, फेशियल एक्सप्रेशन पे स्माइल आ रही है, समझ में आ रहा है, हाँ बोल रहे हो, फोकस कर रहे हो, मजा आ रहा है, तो आपके चेहरे से दिख रहा है। सो दैट इज द फेशियल एक्सप्रेशन एंड नॉन वर्बल अफर्मेशन, जिससे स्पीकर को कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार क्राउड को मजा आ रहा है। आप सोचोगे स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा है, यूट्यूब पे देखते हैं अपन, अब कॉमेडियन जोक मार रहा है, कोई रिएक्शन नहीं क्राउड का, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, वो बेचारे को पसीने आ जाएंगे, चला जाएगा वो, और कोई रिएक्शन ही नहीं दे रहा। अब जोक मारूंगा, कोई हंसेगा नहीं तो कैसा लगेगा, कॉन्फिडेंस खराब हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो एक्टिव लिसनर के बेसिस पे ही वो काम चलने वाला है, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है, वही बात हो गई। तो प्लीजिंग एंड प्लेजरेबल एक्सपीरियंस का मतलब वही है कि ऑडियंस कितनी अच्छी है, उस बेसिस पे स्पीकर को भी मजा आता है, तो वो पॉइंट होता है। आगे देखते हैं, बैरियर्स ऑफ एक्टिव लिसनिंग। बैरियर्स का मतलब क्या होता है? रुकावट, परेशानी, क्या चीज़ बीच में आ रही है, क्या चीज़ रोक रही है, वैसा। तो एक्टिव लिसनिंग में कौन सी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करती है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। दिस इज एन आंसर, एक एक वर्ड पे फोकस करते हैं। सबसे पहले बोला है इनएडिक्वेट लैंग्वेज बेस, भाषा का अंतर। आपको गुजराती समझ में आती, मुझे नहीं आती, प्रॉपरली नहीं आती, कभी पढ़ी नहीं है, वैसा होता है। बहुत बार सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स होते हैं, गुजराती सब्जेक्ट होता नहीं है। अब गुजरात में पढ़े हैं, सीबीएसई में पढ़े हैं, गुजराती एज ए सब्जेक्ट पढ़ा नहीं है। अब यहाँ पे क्या है ना, बैच में आए, कोई गुजराती में बात कर रहा है, सपोज कोई क्लास में टीचर आए, वो गुजराती में बात कर रहे हैं, तो सीबीएसई वाले बच्चों को बाउंसर जा रहा है, बोले सर क्या बोल रहे हो, टूटा फूटा समझ आ रहा है, प्रॉपरली नहीं आ रहा। तो अब लैंग्वेज का बेस ही अलग है, तो फिर कैसे बात क्लियर होने वाली है? तो ऑब्वियसली वो एक बैरियर बन जाता है। बट दोनों लोगों को कम्युनिकेट करते टाइम एक भाषा अगर समझ में आ रही है तो सबके लिए कन्वीनियंट है। दूसरा, पार्शियल लिसनिंग। इसमें देखो क्या बोला है, पार्शियल लिसनिंग अकर्स व्हेन पीपल हैप्पीली इंडल्ज देमसेल्व्स इन मल्टीटास्किंग। इसका क्या मतलब है? ये वर्ड का काफी बार आजकल यूज होता है, मल्टीटास्किंग। ये वर्ड सुना, किसे बोलते हैं, वर्ड क्या होता है मल्टीटास्किंग का मतलब? कॉमन वर्ड है, कहीं ना कहीं तो सुना होगा। मल्टीटास्किंग का मतलब है एक टाइम पे एक से ज़्यादा काम करना, ठीक है। होता है ऐसा, अपने किसी से बात कर रहे होते हैं सामने सामने, फ़ोन भी चल रहा होता है साथ में, आधा ध्यान फ़ोन पे, आधा ध्यान सामने वाले पे, टीवी देखते देखते भी होता है, घर वाले बुला रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, अपना टीवी भी चल रहा है, तारक मेहता भी देख रहे हैं, घर वालों से बात कर रहे हैं, बोले या तो वहाँ ध्यान दे दो, यहाँ ध्यान दे दो, ऐसा होता है। साथ में फ़ोन पे भी कुछ ना कुछ मैसेज आ रहा है। तो एक ही मोमेंट पे अगर आप मल्टीपल चीज़ें कर रहे हो तो यू आर मल्टीटास्किंग, एक से ज़्यादा टास्क करना, वैसा है। अब ये अगर आप करोगे तो लिसनिंग पे कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपका फोकस 100% यहाँ होना चाहिए, आप साथ में नीचे फोन पे बातें कर रहे हो, तो सुनाई तो दे रहा है, लेकिन फिर क्या होगा, जब तक वो मैसेज टाइप कर रहे हो ना, तब तो यहाँ ध्यान नहीं है। तो आधी बात सुनी, आधी बात नहीं सुनी, तो इसको अपने क्या बोलेंगे, दैट इज पार्शियल लिसनिंग। और ये मल्टीटास्किंग का जो इफेक्ट है वो कैसा होता है, मैं आपको ना एक इसमें बहुत अच्छा एक मूवी का सीन है, वो अपने बाद में इसके ऊपर देखते भी हैं, मैं आपको बताऊंगा, उससे आपको पता चलेगा मल्टीटास्किंग और पार्शियल लिसनिंग एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है। पहले आगे पॉइंट्स कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं इसको स्विच करता हूँ। नेक्स्ट, डिसइंटरेस्टेडनेस, मन ही नहीं है पढ़ने का, ठीक है, फोकस ही नहीं। वो क्लासरूम की कल बात नहीं हो रही थी, खिड़की के बाहर अपने पेड़ गिन रहे हैं, प्लेग्राउंड पे कौन खेल रहा है वो देख रहे हैं, ध्यान नहीं, मन नहीं है सब्जेक्ट पढ़ने का, तो डिसइंटरेस्टेडनेस। अच्छा, ये फिर अपने पास कुछ ना कुछ ऑप्शन होता है, क्लासरूम में बैठे होते हो, बोर होते हो, क्या करते हो स्कूल टाइम? हाँ ठीक है, वो भी एक पॉइंट है, टीचर को जज कर रहे हो, और कुछ लेक्चर में मजा नहीं आ रहा, और क्या किया? वो तो खिड़की के बाहर वाला तो मैंने ही बोल दिया, और कुछ करते हो? हाँ, फिर बातें कर रहे हैं आजू बाजू, डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, टीचर को परेशान कर रहे हैं, बोले यार मजा नहीं आ रहा, अब कुछ भी करके इनका लेक्चर ना जल्दी खत्म कराना है, तो थोड़ा उनको इरिटेट कर दो, जल्दी जाएंगे, ये भी पॉइंट होता है। दूसरा फिर है ना, अपने वो ड्राइंग आर्टिस्ट भी होते हैं अपन, है ना, फिर अपनी जो बुक होती है ना, या तो बेंच कोई कैनवस बना दिया और उस पर पेंटिंग कर रहे हैं, और नाम भी आजू बाजू वाले का लिखते हैं। हाँ, वो तो टीचर को ही पता है, कोई खुद का नाम शायद ही लिखेगा, तो जिसका नाम लिखा है उसको डांटने से बेटर उसके बाजू वाले को पकड़ो, शायद वही होगा, ठीक है, वैसे ही होने वाला है। अच्छा, फिर वो आपकी टेक्स्ट बुक होती है ना, उसका फर्स्ट पेज लास्ट पेज खुद ही ऑटोग्राफ दे रहे होते हैं अपने नाम का, आजू बाजू ना फ्लावर वाला डिजाइन, फूल पत्तियों वाला डिजाइन, वो पेज भी भर जाते हैं, क्योंकि लेक्चर तो मैक्सिमम बोरिंग होते हैं, पेज लिमिटेड होते हैं, कितना लिखोगे, तो बेंच पे लिख दिया, बुक में लिख दिया, आगे पीछे लिख दिया, पेज पे ड्राइंग बना रहे, सब चलता है। टीचर का ड्राइंग बना रहे होते कितनी बार बैठे बैठे, है ना, वो भी होता है। तो कुछ ना कुछ तो फिर चाहिए ना, फिर टाइम कटेगा कैसे? तो डिसइंटरेस्टेडनेस ये एक सिचुएशन हो सकती है। आपने जो बोला प्री जजिंग द स्पीकर और द स्पीच, अब प्री जजिंग का मतलब देखो यहाँ पे क्या है, हाँ कैसा होगा, वो कैसे सोच लेते हो आप, उसका लुक, उसका ड्रेसिंग,
उसका मैनरिज्म देख के। ये अपने बहुत बार ना इस तरीके से जज करने की कोशिश करते हैं, कपड़ों को देख के जज करते हैं, बोले यार ये क्या ही पढ़ाएगा, इसको देख के लग रहा है इसको कुछ आता होगा, शक्ल तो देखो, इसके कपड़े तो देखो, अपने ऐसे बोल रहे होते, जज कर रहे होते हैं। एज अ स्पीकर कोई स्टेज पे आके, अच्छा स्कूल में भी कितनी बार नहीं वो सेमिनार होते थे, ठीक है, तो वो सेमिनार में कोई ना कोई स्पीकर को बुलाया होता था, और प्रिंसिपल ना जितना रिस्पेक्ट से उनका स्वागत कर रहे हैं, उतना ही अपन डिसरिस्पेक्ट वाले मूड में है, अरे कौन है, पता नहीं कहाँ से आ गया, शक्ल तो देखो, बाल कैसे बना रखे हैं, जूते कैसे पहने, कपड़े तो देखो, क्या है, क्या ही बोलेगा, छोड़ो, मजा नहीं आएगा। अभी तो उसने बोलना भी शुरू नहीं किया, अभी उसका इंट्रोडक्शन नहीं आया, उसका नाम नहीं आया, उसने कुछ बोला नहीं, आपने पहले ही जज कर लिया इसको कुछ नहीं आता होगा, ठीक है, तो दैट इज प्री जजिंग द स्पीकर। ये अच्छा है या बुरा है? बुरा है ना, क्या पता उसको सच में कुछ आता हो, पढ़ा लिखा हाईली एजुकेटेड पर्सन हो, कपड़े सिंपल पहनता हो, आपने कपड़े देख के जज कर लिया कि अरे पता नहीं कौन है, क्या बोलेगा, तो ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत बार हो जाता है, तो वही तो बैरियर है जिसकी अपन बात कर रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, नेगेटिविटी टुवर्ड्स द स्पीकर। ये अलग बात है, नेगेटिविटी मतलब आप उस इंसान को पसंद नहीं करते, होता है। अब जो इंसान आपको पसंद नहीं है, वो कितनी भी मतलब भगवान के प्रवचन भी देगा ना आपको, तो भी आपको बुरे लगेंगे, क्योंकि आप उस इंसान को पसंद नहीं करते। दैट इज नेगेटिविटी टुवर्ड्स द स्पीकर, ठीक है। स्कूल में होता है ना, कोई टीचर पसंद नहीं है, कोई रीजन नहीं उनको नापसंद करने का, बस नहीं पसंद है, तो उसका लेक्चर आपको अच्छा ही नहीं लगेगा, ठीक है, तो दैट इज अ प्रॉब्लम। डिफाइडेंस, कुछ नया वर्ड है, डिफाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे जुड़ा हुआ है, बोला है डिफीटिस्ट एटीट्यूड, ठीक है, और मैं खुद ये प्रैक्टिकली बहुत बार एक्सपीरियंस करता हूँ, तो उस बेसिस पे बोल रहा हूँ। अब जैसे बहुत बार ना आप एज अ स्टूडेंट मेरे पास इंक्वायरी के लिए आए, बोले सर सीएस का कोर्स करना है, प्रोफेशनल डिग्री है, सुना है ये वो, तो आपका माइंडसेट कैसा होता है वो डिपेंड करता है 1 to 1। स्टूडेंट्स ना डरे डरे आते हैं, यार हमसे तो पता नहीं, हो ही नहीं पाएगा, ऐसा माइंडसेट लेके आते हैं। अच्छा बहुत बार स्टूडेंट्स को तो आना भी नहीं होता है, पेरेंट्स खींच के लेके आते हैं जबरदस्ती, बोले कुछ तो करना पड़ेगा, खाली बीकॉम पे बीबीए पे चलने वाला नहीं है, प्रोफेशनल कोर्स करना है, किसी ने बोला सीएस अच्छा है तो चलो आके बात कर लेते हैं। अब आपका तो मन ही नहीं है, बोले यार मेरे से पता नहीं होगा कि नहीं होगा, 12th जैसे कैसे निकल रहा है, अभी कहाँ आपने प्रोफेशनल डिग्री, कंपनी सेक्रेटरी, सीए, ये सब तो बहुत बड़ी बात होगी, अपने तो लेवल के ऊपर की बात है। तो आते हैं काउंसलिंग के लिए, मिलने के लिए, पेरेंट्स पूछ रहे हैं सब कुछ डिटेल, आप एज ए स्टूडेंट अपना माइंड बना के आए हो, मेरे से तो नहीं होने वाला, ठीक है। अब क्यों ऐसा लग रहा है आपको? क्योंकि आपके जो सीनियर्स हैं या आपके जो 11th 12th के कहीं क्लासेस में होगा, कोई टीचर ने बोल दिया होगा तो बहुत टफ होता है, कोई क्लियर ही नहीं होता। स्टूडेंट मुझे बोलते हैं लिटरली, बोले सर हमने तो सुना है कि सीएस कोई बनता ही नहीं, मतलब कोई पास ही नहीं होता है। बोला मैं खुद बैठा हूँ सामने आपके, पास हूँ, कैसे कैसे कोई पास नहीं होता है? बोले नहीं हमने सुना है बहुत टफ है। बोला लाइफ में ईजी तो कुछ भी नहीं है, और अगर 100% बच्चे पास हो जाएंगे बिना क्वालिटी के, तो फिर ये कंपनीज का इतना बड़ा बड़ा लीगल काम कौन संभालेगा? तो जिसकी क्वालिटी नहीं है, जो मेहनत नहीं करेगा, जो पढ़ाई नहीं करेगा, उसको तो डेफिनेटली कोई अलाउ नहीं करने वाला। तो ऐसा कुछ नहीं कि लोग पास नहीं होते, होते तो हैं, आप करना चाहते हो कि नहीं वो अलग बात है। तो बोले नहीं हमने सुना है बहुत खराब रिजल्ट आता है, इतने बच्चे फेल हो जाते हैं, ऐसा वैसा। अब मैं ट्राई करता हूँ उनको पॉजिटिवली समझाने के, यार इतना डरो मत, एटलीस्ट एक अटेम्प्ट दे दो, एंट्रेंस के लिए तैयारी करके तो देखो, क्या पता आपका लेवल हो और आप डर रहे हो, कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम। मैं बोला सब्जेक्ट्स पता है क्या कितने होते हैं? बोले सर नहीं। बोला कौन से सब्जेक्ट होते हैं वो पता है? बोले नहीं। बोला फिर कैसे मान के बैठे हो कि नहीं होगा? पहले देखो तो सही उसके अंदर है क्या, फिर अगर लगे कि पढ़ाया और समझ नहीं आ रहा तो एक बात अलग है। बट वो माइंडसेट वैसा लेके आए होते हैं ना कि पहले से हार मान के आए हुए। अब कितनी बार उनको कितना भी समझा लो, सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो दैट इज अ बैरियर। डिफाइडेंस का मतलब है कि आप पहले से ही अपना एक एटीट्यूड ऐसा मान के आए हो, मेरे से तो नहीं होगा, और मैं कितना भी समझा लूँ, अगर आप मान के बैठे हो तो कुछ नहीं होने वाला। बहुत बार मैं कोशिश करता हूँ तो कन्विंस हो भी जाते हैं लोग, कितनी बार नहीं भी होते। पेरेंट्स का फोन आता है, बोले सर बहुत समझाया लेकिन वो तो आने के लिए रेडी नहीं, मतलब डेमो के लिए भेज दो यार, 3 दिन 4 दिन मैं पढ़ा रहा हूँ आराम से, फ्री में आके बैठो पढ़ो, देन डिसाइड करो ना आपको समझ आ रहा है कि नहीं। बोले नहीं वो तो आने को रेडी नहीं है, कोशिश करते हैं अगर बाद में कन्विंस हो जाए तो भेजेंगे। बोला ठीक है। अब देखो ये तो बैरियर हो गया, मैं आधे घंटे तक समझाता रहा, फायदा ही नहीं हुआ, घर पे पेरेंट्स बोलते रहे, कोई फायदा नहीं हुआ। अब आप समझना चाहो तो ठीक है, नहीं समझना चाहो तो कोई फोर्स नहीं कर सकता, वैसी बात है। दैट इज द डिफाइडेंस और डिफीटिस्ट एटीट्यूड। ओवर एंथुजियाज्म, इनटॉलरेंस, ये भी एक जेन्युइन प्रॉब्लम है, और एज ए स्पीकर कभी कभी फेस करते हैं। और जैसे मैं इतने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ क्लासरूम में, बहुत बार ना ऐसा होता है जैसे कोई स्टूडेंट ना वो लेक्चर पहले कहीं सुन चुका है, उसको टॉपिक के बारे में आइडिया है, तो ना वो मेरे से आगे आगे बोल रहा है, ऐसा भी होता है। अब मैं बोल रहा हूँ तो या तो वो मेरा सेंटेंस कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है, या जस्ट वो बता रहा है कि हाँ मुझे भी पता है, तो वो थोड़ा ना इनटॉलरेंट हो रहा है, मैं बोलूँ उससे पहले ही बोल देगा। अब इसमें क्या होता है ना, एज अ स्पीकर मुझे भी लगता है कि यार मेरी बात कंप्लीट नहीं हो पाई, या शायद मैं कुछ और पॉइंट बोल रहा था, आपने कुछ और जज करके पहले ही बोल दिया, और आजू बाजू वाले ना थोड़ी देर में इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं, बोले यार बीच बीच में बोलता रहता है, तो वो भी नहीं होना चाहिए। तो ओवर एक्साइटेड होना, इनटॉलरेंट होना, वो भी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में एक बैरियर ले आता है, फिर मैं शायद उतनी बात डिटेल में लेके नहीं जा पाऊंगा जितनी मैं सोच के आया था, तो वही पॉइंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, मतलब यहाँ पे अपने सिर्फ बुक लेवल पे बात नहीं कर रहे, एक जनरल डिस्कशन भी कर रहे हैं। जैसे बोला डीप रूटेड बिलीफ, टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, ठंडा हो गया।
हाँ, डीप रूटेड बिलीफ। डीप रूटेड बिलीफ का मतलब किसी के मन में किसी भी टॉपिक को लेके एक बहुत पुरानी और गहरी सोच होना कि भाई मुझे ऐसा लगता है ये सही है और ये गलत है। तो क्या आप उसको चेंज कर सकते हो कम्युनिकेशन के थ्रू, ये सवाल है। अब एक दो एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको रिलेट हो जाएगा। एक इंस्टेंस अपन ले सकते हैं रिलेटेड टू मैरिज। ठीक है, एक मैरिज का सब्जेक्ट है। मैरिज की दो कैटेगरी आपको पता है, एक अरेंज मैरिज है, एक लव मैरिज है। नाउ दैट इज अ डिबेटेबल कंसेप्ट। ठीक है, हाँ कोर्ट मैरिज भी है हाँ वो मान गए घर वाले तो ठीक है, नहीं तो कोर्ट मैरिज, ठीक है, वो भी ऑप्शन, वो लव मैरिज का सब पार्ट हो गया वैसे। तो अरेंज मैरिज है या कोर्ट मैरिज है, ये दो अलग अलग इंस्टेंसेस हैं। अच्छा, इसमें ना पब्लिक बटी हुई है। अब आपकी जनरेशन में आप ओके हो सकते हो कि ठीक है लव मैरिज भी कोई बुरी चीज़ नहीं है एंड अरेंज मैरिज भी कोई बुरी चीज़ नहीं, जिसकी जैसी सिचुएशन। लेकिन आप सोचो आपके ग्रैंड पेरेंट्स जो शायद 70+ की एज के होंगे, उनका माइंडसेट इन जनरल क्या होगा, अरेंज मैरिज इज बेटर या लव मैरिज? क्यों ऐसा, रीज़न? हाँ, उनके ज़माने में लव मैरिज मतलब जैसा कुछ था ही नहीं। तब तो ऐसा पैदा होते रिश्ता फिक्स कर देते थे कि जब ये 15 साल का हो जाएगा ना, इन दोनों की शादी करवा देंगे। आस पड़ोस में, गाँव गाँव में पहली बात हो गई। वो बेचारा भी तो पैदा हुआ, उसको पता भी नहीं दुनिया में क्या हो रहा है, पहले से उसका रिश्ता तय हो चुका है। वैसा भी होता था। फिर वो चाइल्ड मैरिज भी होता था, 10-12 साल 15 साल की उम्र में तो शादी भी हो गई, 18 साल की उम्र में तो बच्चे भी हो गए, ये सब होता था। तो चॉइस थोड़ी मिलती थी कि अपने को किसके यार रहना है हम डिसाइड करें। तो उनकी एज में उन्होंने देखा है एंड उनकी मैरिजेस इतने साल से वर्क भी कर रही है, फैमिलीज भी आगे बढ़ गई। तो दे आर लाइक क्या ये लव मैरिज पहले और ये सब चीज़ें सही नहीं है, हमारा टाइम सही था। ठीक है, बट आज की जनरेशन में वो प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, आपको क्या लगता है, आप अपने कम्युनिकेशन स्किल से आपके ग्रैंड पेरेंट्स को कन्विंस कर सकते हो कि लव मैरिज अच्छी चीज़ है? और आपको लगता है वो मानेंगे? कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। देखो जितना उसको उनको छेड़ने जाओगे ना, उतना चार बातें आपको सुनाएंगे। उल्टा फिर घर में बोलेंगे, बोले कुछ है चक्कर इन लोगों का, तभी बार बार लव मैरिज कर रहे, देख लो फोन वोन चेक कर लो क्या चल रहा है लाइफ में। ठीक है, तो उल्टा अपने ऊपर ही आ जाएगा ना, कहाँ जनरल डिस्कशन में अपने ऊपर ही फालतू में रिस्क हो गया, तो बोलना ही नहीं चाहिए था। तो वो प्रॉब्लम क्यों आ रहा है पता है, डीप रूटेड बिलीफ। आज 70 ईयर्स की एज में आपके ग्रैंड पेरेंट्स शायद लास्ट 55 to 60 ईयर्स से ये माइंडसेट लेके बैठे हैं कि अरेंज मैरिज ही अच्छी और लव मैरिज अच्छी नहीं। आप ये सोच रहे हो कि आधे घंटे कम्युनिकेशन में आप उनका 60 ईयर्स पुराना बिलीफ चेंज कर दोगे? हो सकता है नहीं। तो दैट इज अ बैरियर, कितना ही बोल लो नहीं समझने वाला। तो दैट इज वन ऑफ द सिचुएशन। दूसरा एग्जाम्पल अगर लेना, थोड़ा पॉलिटिकल वाला ले सकते हैं। पॉलिटिकल डिबेट्स होती है, एक अपनी बीजेपी है, एक है इंडियन नेशनल कांग्रेस, एक है आम आदमी पार्टी, नई नई पार्टी है। ये सब मेन पॉलिटिकल पार्टीज जो इंडिया में बड़ी पार्टीज है। अगर ना दो अंकल आपस में 45-50 की एज के डिबेट में लग गए, बीजेपी बेटर है या कांग्रेस बेटर है, एक बीजेपी सपोर्टर है एक कांग्रेस सपोर्टर है, आपको क्या लगता है इन दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू आप चेंज कर सकते हो? बीजेपी वाले को कन्विंस कर दो कि राहुल गांधी भी अच्छा लीडर है, और कांग्रेस वाले को कन्विंस कर दो कि नरेंद्र मोदी अच्छे लीडर है। हो सकता है पॉसिबल? वो जो 50 ईयर्स की एज का बंदा है, वो पिछले 25-30 साल से पॉलिटिक्स को देख रहा है, समझ रहा है, बहुत सरकारें उसने देखी होंगी, उसका माइंड फिक्स हो चुका है कि मुझे यही पार्टी अच्छी लगती है। आप कितना ही बोल लो वो शिफ्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसका डीप रूटेड बिलीफ उसके बीच में आ रहा है। सो दैट इज ऑलवेज अ बैरियर टू कम्युनिकेशन। ये प्रॉब्लम आ सकती है, और भी टॉपिक्स हो सकते हैं, बट ये तो जनरल एग्जाम्पल मैंने ले लिया। एक वर्ड यूज किया है प्रेजुडाइस या प्रेजुडिस बोलते हैं, बायस। ठीक है, इट इज फॉर्मिंग एन ओपिनियन इन वंस माइंड इवन बिफोर एक्चुअली कन्फ्रंटिंग द सिचुएशन। सिचुएशन को जानना, सिचुएशन को समझने से पहले ही आपने अपने मन में एक इमेज बना ली। बायसनेस हो गई और कुछ नहीं, दैट इज भेदभाव करना या अपने मन में एक इमेज बना लेना, दैट इज कॉल्ड प्रेजुडिस। प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव लर्निंग, बहुत अच्छा आंसर है। ठीक है, इफेक्टिव लर्निंग के लिए क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए आपको? सबसे पहला पॉइंट देख लो, ठीक है, स्टॉप टॉकिंग। सुनने के लिए बोलना बंद करना पड़ेगा ना, सीधी बात हो गई। तो बहुत उन्होंने एकदम पॉइंट टू पॉइंट रखा हुआ है। नेक्स्ट है प्रिपेयर योर सेल्फ टू लिसन। हाँ, ये अगेन एक इम्पॉर्टेंट चीज़। आप जैसे अभी आपने ये चीज़ इंप्लीमेंट भी कर दी और आपको रियलाइज़ नहीं हुआ होगा कि आज आप लेक्चर के लिए आए तो एक टाइम स्लॉट फिक्स था, 3 बजे आना है, 6 या 7 बजे तक बैठना है। तो क्या मेंटली प्रिपेयर हो क्या कि मुझे 3 लेक्चर्स आज अटेंड करने हैं और ये सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं? यू आर मेंटली ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। अच्छा, अभी मैं 3 बजे आपको बुलाया, मैंने आपको बोला आज रात को 10 बजे तक पढ़ाई करेंगे। कल बात हुई थी 6 बजे तक पढ़ेंगे, अभी आप आए हो ना, नहीं आज तो 10 बजे तक बैठेंगे, क्या रिएक्शन होगा आपका? एकदम से हाँ बोल दोगे? नहीं नहीं बैठो बैठो कोई प्रॉब्लम नहीं। बोले सर क्या बात कर रहे हो, 10 बजे तक कौन बैठेगा यार, हम तो 6 बजे का सोच के आए थे, 7 बजे यहाँ जाना था, वहाँ जाना था, ये प्लान था, वो प्लान था। आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थे। लेकिन सपोज कल के दिन के लिए मैंने आपको एडवांस में बोल दिया कि भाई अपने को सिलेबस कंप्लीट करना है, कल आप लोग 1 बजे आ जाओ और 7 बजे तक बैच चलेगा। अब पता है क्या है, वो भी भारी है, नंबर ऑफ आवर्स देख लो।
बट आप प्रिपेयर हो क्या होगे कि 1 बजे से 7 बजे तक बैठना है, बट 7 बजे सोच के हमें 10 बजे तक बैठना है, और सर जो भी हो जाए हम तो जा रहे हैं, नहीं बैठ पाएंगे। आ रही बात समझ में? तो दैट इज प्रिपेरेशन एज अ लिसनर। यहाँ पे वही बात बोल रहे हैं, प्रिपेयर योर सेल्फ टू लिसन। अगर आप प्रिपेयर्ड हो तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्कूल जाते थे तो प्रिपेयर्ड होते थे ना, 7 बजे घुसेंगे अंदर तो 12:30 ही छूटने वाले हैं, उससे पहले तो कोई ऑप्शन नहीं है। अब वहाँ तो कभी जल्दी छोड़ेंगे भी नहीं। हाँ, जल्दी फ्री हो गए तो दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि गेम्स के लिए चले जाओ या कंप्यूटर वाले लैब में जाके गेम वेम खेल लो, वही हो सकता है। पर घर तो उतने बजे जाना है, तो आपका माइंड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होता है वैसा। लेट पुट द स्पीकर एट ईज। कभी किया है स्कूल में कोई नए टीचर आए जिनका पहला दिन हो, ठीक है, तो आपने उनका स्वागत कैसे किया? अच्छे से पढ़ाने दिया उनको या नहीं? अपने तो पूरी कोशिश करते हैं कि आज ही इसका करियर शुरू होते ही खत्म कर देते हैं, ठीक है, वैसा होता है। हाँ, बस पता चलना चाहिए कि पहला दिन है इसका। एक तो क्या आप 11th-12th के स्टूडेंट्स हो तो ऑलरेडी बड़े हो चुके हो, किसी की सुनने वाले होने, और अपने को तो मस्ती चढ़ रही होती है, अपने को क्या फर्क पड़ता है, वो बेचारा आज पहली बार पढ़ा रहा है क्या नहीं है। अब आप आज कोशिश करो वो टीचर के साइड से सोचने की, जिसकी आपने एकदम खिंचाई कर दी होगी पहले दिन। वो बेचारा ना पहले दिन पढ़ा रहा था, शायद पूरी रात सोया नहीं होगा। वो सोच रहा होगा कल मैं अपना इंट्रोडक्शन कैसे दूंगा, लेक्चर कैसे स्टार्ट करूंगा, कौन से एग्जाम्पल्स दूंगा, कौन से पॉइंट बोलूंगा, कौन से नहीं, जिससे आपको और बेटर समझ है। कितनी तैयारी करके आया होगा। और जैसे ही क्लास में एंटर हुआ, एक एरोप्लेन आया उड़ता हुआ ऐसे आगे से गया, ठीक है भाई, वो किसी ने पेपर का बॉल बना के मार दिया बोर्ड पे, फिर एक दूसरे को देख रहे हैं, सब हो रहा है, वो वैसे ही नर्वस है, आपने और डरा दिया। तो ऐसे में क्या वो कम्युनिकेशन अच्छे से हो पाएगा? चलो मस्ती मजाक ठीक है, लेकिन पता है ओवरऑल देखा जाए तो नुकसान एज ए स्टूडेंट तो आपका ही हुआ, क्योंकि जितना वो प्रिपेयर करके आया था ना, आपने उसको बोलने ही नहीं दिया। और ये मैटर बहुत सीरियस हो जाता है कभी कभी। फिर वो टीचर बेचारा है तो नर्वस है और गुस्सा भी हो गया, किसी ने मिसबिहेव कर दिया, वो प्रिंसिपल को बुला के ले आया। अब प्रिंसिपल आपको आके डांट रहे, बोले आप ऐसे वेलकम करोगे नए टीचर का, ये मैनर्स है आपके, ये एटिकेट्स है, ऐसा सुना दिया। अब प्रिंसिपल आ गए तो मैटर सीरियस हो गया। अब सोचा कि नहीं जो भी है भाई उनको पढ़ा लेने दो। बट जितना वो माइंडसेट से आया था ना, अब शायद उतना डिलीवर नहीं कर पाएगा, क्योंकि दिमाग खराब हो चुका है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आप चाहते हो कि उसका बेस्ट आउटकम आपको मिले, तो ऑलवेज पुट द स्पीकर एट ईज। उसको आराम से कंफर्टेबल होने दो, उसके साथ नॉर्मली बात कर लो, आई कांटेक्ट मेंटेन करो, एक्सप्रेशन प्रॉपर दो, उसको टाइम दो सेटल होने का, तो आपको अच्छे से पढ़ा भी पाएगा, ठीक है, वो पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट, रिमूव डिस्ट्रैक्शंस। तो उसमें बोला है डोंट डूडल। डूडल का मतलब जो वो पेज पे ड्राइंग बनाते रहते हो ना कुछ टाइम पास कर रहे होते रहते हो, उसको डूडल करना बोलते हैं, वैसा है। पेपर शफल कर रहे हो। मैं कितनी बार पढ़ाना शुरू करता हूँ, स्टूडेंट्स पेज ही घुमा रहे होते हैं, 40 पेज का चैप्टर है, चल रहा है, आवाज आ रही है पेज में ना, यहाँ देख लो मैं समझा रहा हूँ, पेजेस क्या गिन रहे हो, जो है वो तो पढ़ना ही है वैसा है। तो ये सब चीजें आप करोगे तो आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, देखो आपकी वाली हरकतें, लुक आउट ऑफ द विंडो, ठीक है, वो सब चल रहा है, इधर उधर कुछ ना कुछ होता है, पर पढ़ाई पे ध्यान नहीं, बाकी सब चीजें नजर आ रही है। क्लासरूम में इधर उधर देख रहे हैं, बाहर देख रहे हैं, बेंच पे क्या ड्रॉ किया है वो देख रहे हैं, ठीक है, वो सब चल रहा है, वो नहीं होना चाहिए, वो पॉइंट है। एम्पथाइज वाले पॉइंट पे हम बात कर चुके हैं कि स्पीकर की जो इंटेंशन है उसको समझने की कोशिश करना। बी पेशेंट, शांति रखो, उसको बोल लेने दो आराम से। अगर आपको कुछ बोलना भी है तो उसकी बात खत्म होने के बाद आप बोल सकते हो कि आपको क्या पॉइंट ऐड करना है, दैट इज ओके। पर्सनल बायस, पर्सनल प्रेजुडिस अवॉइड करना चाहिए। अब ये चीज़ कैसी होती है कि जब अपन किसी को पसंद नहीं करते, उसकी बात से ज़्यादा अग्री नहीं करते, तब हो जाता है। सोसाइटी में लोग रहते हैं, कभी सोसाइटी की मीटिंग देखी, ठीक है, क्या हो रहा होता है, कुछ काम की बात होती है, फुल टाइम पास होता है। मैं लिटरली कभी नहीं जाता, बुला बुला के थक जाए ना तो भी नहीं जाता, क्योंकि 2 घंटे बैठेंगे, 5 मिनट का काम का सोल्यूशन आता नहीं है। फिर बोला अभी इतना है, कल देखते हैं, मतलब तुमको यार कल ही देखना था तो आज क्यों बुलाया, टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, उसमें ना ग्रुप बन जाते हैं, आधे लोग एक गैंग को बिलोंग करते हैं, आधे दूसरी को। अब एक गैंग वाला कुछ बोलेगा, अच्छा प्रपोजल देगा ना, दूसरे वाले सारे अवॉइड करेंगे, बोले नहीं ये नहीं चलेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ठीक है। आपका पहले से एक पर्सनल बायस है उस पर्सन के अगेंस्ट कि इसकी बात तो नहीं सुनेंगे, ये बोल रहा है वो तो नहीं होगा, भले वो सही बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसमें कोई फायदा नहीं होने वाला, वो पॉइंट है। नेक्स्ट, लिसन टू द टोन। टोन मतलब वही, गुस्से में बोल रहा है, प्यार से बोल रहा है, टॉन्टिंग वे में बोल रहा है, तो आपको टोन पे फोकस करना चाहिए। लिसन फॉर आइडियाज, नॉट जस्ट वर्ड्स। शब्दों पे मत जाओ, भावनाओं को समझो, ये वो वाला केस है, ठीक है। तो इंटेंशन को समझने की कोशिश करनी चाहिए, सिर्फ वर्ड्स पे जाओगे तो प्रॉब्लम आएगी। वेट एंड वॉच फॉर द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आपको पता है नॉन वर्बल का मतलब वर्ड्स के बिना, तो आप उस पर भी ध्यान दो तो अच्छे से समझ में आएगा। कोई आई मूवमेंट, स्पेशल फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर्स एंड एवरीथिंग, ऐसा होता है। तो ये एक आंसर हो गया, जहाँ पे बैरियर्स की बात की है और उसके सॉल्यूशन की बात की है कि इफेक्टिव लिसनिंग करना है तो आपको ये सब चीज़ें करनी चाहिए, ये आपके काम आएंगी। बोलो कुछ क्वेरी यहाँ तक कुछ नहीं समझ आया, क्लियर है सारे पॉइंट्स? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बैरियर्स टू इफेक्टिव लिसनिंग, रिपीट आंसर है, अभी अपन पहले भी तो बात कर रहे थे। इसमें जितने नए पॉइंट्स है उतने ही लूंगा, रिपीट वाले जाने दे रहा हूँ क्योंकि उन्होंने एक ही आंसर 2 बार रख दिया। प्री कंसीव्ड आइडियाज और बायस, पहले से सोच के आया हूँ मैं, तो मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा, प्रॉब्लम है। इंटरप्टिंग, वो इनटॉलरेंस, ओवर एंथुजियाज्म, सेम पॉइंट।
प्रीवियस एक्सपीरियंस, इस पे अपने कुछ बात कर सकते हैं। प्रीवियस एक्सपीरियंस का मतलब क्या है? फॉर इंस्टेंस, आपने किसी स्टैंड अप कॉमेडियन का एक्ट देख लिया यूट्यूब पे, फर्स्ट टाइम देखा, आपको उसका एक्ट इतना अच्छा नहीं लगा, तो हो सकता है कि वही वीडियो उसका थोड़ा अच्छा नहीं भी बना, उस पर इतने जोक्स नहीं थे। अब आपके माइंड में एक इंप्रेशन बन चुकी है कि यार इसके मज़ा नहीं आता है, फालतू, मतलब ठीक है कॉमेडी इतनी अच्छी नहीं लगी। अच्छा, उसी स्टैंड अप कॉमेडियन का मैंने आपको दूसरा वीडियो भेजा, मैंने ये वाला देखना बहुत अच्छा है, तो आपका माइंड में क्या होगा? बोले नहीं यार, प्रीवियस एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, हम लास्ट टाइम देखा था, मज़ा नहीं आया, पता नहीं यार अच्छा बोल, हो सकता है ये वाला वीडियो बहुत अच्छा हो, बट प्रीवियस एक्सपीरियंस की वजह से आप वो रिस्क लेने को रेडी नहीं, तो दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। तो ये भी एक बैरियर बन सकता है। प्री ऑक्यूपेशन का मतलब वही, हम पहले से किसी काम में उलझे हुए हैं, मैं कुछ काम कर रहा हूँ, आप बोल रहे हो, मेरा ध्यान नहीं जाएगा उस पर, तो वो भी एक बैरियर हो जाएगा। हैविंग अ क्लोज माइंड का मतलब क्या होता है? नए आइडियाज एक्सेप्ट करने के लिए आप रेडी नहीं हो। बहुत सारे लोगों में प्रॉब्लम होता है, नया नहीं सोचेंगे, कुछ अलग नहीं सोचेंगे, जो सोचते हैं उससे अलग करने के लिए रेडी नहीं होंगे। अपने कितनी बार नहीं बोलते, फिर ट्राई करते चल। अच्छा, बहुत बेसिक सी चीज़ है, जैसे फूड प्रेफरेंसेस होते हैं खाने पीने में, देखना बहुत सारे लोग दो टाइप के होते हैं। एक होगा जो कुछ नया आया होगा ना, बोले चल ना ऑर्डर करते हैं, टेस्ट करके देखते हैं ना कैसा लगता है, अच्छा होगा तो खाएंगे। एक होगा फिक्स है, भाई मैं तो यही खाता हूँ, वो ट्राई नहीं करेगा। कोई भी चीज़ हो सकती है भाई, आप कोई सब्जी हो सकती है, आइसक्रीम हो सकती है, अब आप चॉकलेट चिप्स आइसक्रीम खाते हो बचपन से, तो आप वही खाओगे, ठीक है। तो कितनी बार होता है मैं नया फ्लेवर टेस्ट नहीं करूँगा, मैं कितनी बार वो दूसरी जगह जाऊँगा, कोई नया आइसक्रीम फ्लेवर है, भाई थोड़ा टेस्ट तो करा, क्या पता अच्छा हो। तो ऐसा तो नहीं है कि मैं एक आइसक्रीम फ्लेवर के पीछे चिपका हुआ और बाकी सब कुछ मिस आउट कर रहा हूँ और ये बेटर चीज़ हो। तो क्लोज माइंडसेट होने का मतलब नया कुछ ट्राई नहीं करेंगे, जो चल रहा है वो ठीक है, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। किसी की बात सुननी पड़ेगी तो आपको हो सकता है कुछ नया भी मिल जाए। ब्रिंगिंग इन इमोशंस, बात करते टाइम इमोशंस कितने ज़रूरी है कितने नहीं, इमोशंस आर एक्चुअली इंपॉर्टेंट। ओवर इमोशन भी गलत है। अभी आपको गुस्सा आ रहा है किसी पे, तो गुस्सा एक्सप्रेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बताओ मत उसको गुस्सा आ रहा है, सामने वाले ने कुछ गलत किया, आपको हर्ट हुआ, बुरा लगा, बोल सकते हो ना, एक्सप्रेस तो करना चाहिए, लेकिन एक्सप्रेस करने का तरीका कैसा होना चाहिए वो मैटर करता है। फिर आपने सीधा से तोड़फोड़ शुरू कर दी, सामान वामान उठा के पटक रहे हो, फेंक रहे हो, वो बेचारा डर जाएगा यार। बुरा लगा तो मुंह से बोल दो ना कि यार तूने गलत बोल दिया, अच्छा नहीं किया। मतलब ऐसे आप बोलोगे ना तो शायद उसको रियलाइज भी होगा। आप उस पर चिल्लाओगे तो बोले यार तू ऐसे बात कर रहा है, वैसे बात कर रहा है, बात क्या कर रहे हो साइड पे रह जाएगी, बात कैसे कर रहा है वो हो जाएगा, ठीक है। तो इमोशंस लेके आना कम्युनिकेशन में इज ओके, बट ओवर इमोशंस भी सही नहीं है वैसा, तो वो ध्यान रखना है। नॉइज़ का मतलब वही है, आजू बाजू बहुत शोर है, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पीसफुल एनवायरनमेंट है, शांति से बैठे हो, अब यहाँ ट्रैफिक का नॉइज़ है, हॉर्न वॉर्न बज रहे हैं, गाने वाने बज रहे हैं, कुछ भजन वजन सुन रहे हो आजू बाजू, तो ध्यान लगेगा आपका। तो आधा ध्यान इधर आधा उधर होगा, तो फिर वो मज़ा नहीं आएगी। तो नॉइज़ नहीं होना चाहिए, वो चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है। फेकिंग अटेंशन, इसका मतलब क्या है? वो जो खुली आंखों से सोते हो, कितनी बार लेक्चर में ऐसा किया, आंखें खुली है, सामने बैठे हैं, दिमाग कहीं और है। टीचर्स बोलते हैं फिजिकली प्रेजेंट मेंटली एब्सेंट, है ना, ये वो कंडीशन है। आप दिखा रहे हो कि आपका ध्यान है, हाँ हाँ, बट आपका ध्यान एक्चुअली में है नहीं, आप अटेंशन अटेंटिव होने का नाटक कर रहे हो, ये वैसी बात हो गई, दैट इज फेकिंग अटेंशन। ऐसा करोगे तो बात नहीं समझ आएगी, इम्प्लाइड है। बिकमिंग इमोशनल कैन हिंडर वंस एबिलिटी टू लिसन, हिंडर का मतलब वही रोकना किसी चीज को। ओवर इमोशनल हो जाओगे तो बात समझ नहीं आएगी, ये भी एक पॉइंट है। नए नए वर्ड्स मिलते रहेंगे, देखो नहीं समझ आया ना तो गूगल कर लो, घर पे पढ़ रहे हो तो मेरे से पूछ लो, लेकिन नए वर्ड्स के ऊपर फोकस करना चाहिए, तो आपकी वोकेबुलरी इंप्रूव हो जाएगी और क्या। टू अवॉइड जंपिंग टू कंक्लूजन्स, हाँ ये बहुत ज़रूरी है। अनटिल द स्पीकर इज फिनिश्ड, पहले उसको बोल लेने दो, मैं अपना बोलना खत्म करूँ, उसके बाद आप कंक्लूजन पे आओ कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, वो पॉइंट है। डिस्ट्रैक्शंस का मतलब भी वही है, इधर उधर ध्यान जा रहा है आपका, ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए। और वो तो पता नहीं सामने से हो जाता है, घर पे होता है, कभी पढ़ाई करने बैठते हो तो फिर ऐसा होता है नाखून नहीं काटे बहुत दिन से, नाखून काटने बाकी, चल बैठे बैठे नाखून काट लिए। फिर होता है क्या, हेयर वॉश नहीं किया, शैम्पू नहीं किया, चल वो कर लेते हैं। तो कुछ ना कुछ, मतलब अब यार अपना जो वार्डरोब है वो साफ नहीं किया, चल इसकी सफाई कर लेते हैं। मतलब पढ़ाई छोड़ के आपको सब दिख रहा होता है, या पंखे गंदे हो गए, मम्मी को बोलते हैं इसकी भी सफाई कर देते हैं ना। तो आप पढ़ाई से बचने के लिए सब कुछ कर रहे हो, लेकिन पढ़ने पे फोकस नहीं है, तो वो डिस्ट्रैक्शन हो गए, नहीं होने चाहिए। फोन पे ध्यान जा रहा होता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो वही है। नोटिफिकेशन जो है उससे बड़ा डिस्ट्रैक्शन तो आज की डेट में कोई है ही नहीं। पढ़ाई करने बैठो और अगर आपका इंटरनेट ऑन है तो 5 मिनट भी पढ़ नहीं पाओगे, बोर हो रहे हैं, चलना सबकी स्टोरी चेक कर लेते हैं, वही होता है। तो पहले इंस्टा पे जाते हैं, सबकी स्टोरी देखते हैं। अच्छा, रखने वाला भी एकदम फ्री बैठा है, जो स्टोरी रख रहा है वो इंस्टा पे भी रखता है, व्हाट्सएप पे भी रखता है, स्नैपचैट पे भेजता है, अपन तीनों जगह टैली कर रहे हैं सेम रखी है कि नहीं, ठीक है, फ्री बैठे हुए। तो डिस्ट्रैक्शन है, ऑब्वियसली उससे बचना थोड़ा टफ है, लेकिन आजकल ये भी है तो करना पड़ता है। तो ये एक आंसर यहाँ पे आपका कंप्लीट हुआ कि भाई इफेक्टिव लिसनिंग में बैरियर्स कैसे आते हैं और उसका सॉल्यूशन क्या करना है। बोलो यहाँ तक कुछ कंफ्यूजन नहीं समझ आया, क्लियर है?
बाकी देख लेते हैं, ज़्यादा टॉपिक बचा नहीं है। हाँ, ये सिंपल आंसर है, खत्म हो जाएगा। कितने पेज बाकी है? लास्ट ये। ठीक, चलो इसको टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। वेज टू ओवरकम इन लिसनिंग, क्या चीज़ों क्या करना चाहिए आपको लिसनिंग को इम्प्रूव करने के लिए? हेड पॉइंट वाला आंसर है अगेन, प्रोवाइड क्लूज दैट यू आर एक्टिवली इन्वॉल्व। वो आप अभी कर रहे हो, अभी आप इस लेक्चर में एक्टिवली इन्वॉल्व हो, वो आप कैसे मुझे क्लू हिंट कैसे दे रहे हो? तो ये जो नॉडिंग ऑफ हेड है, समझ में आ रहा है तो हाँ बोल रहे हो, आई कॉन्टैक्ट है, अब मैं कोई जोक मार रहा हूँ तो आपके चेहरे पे स्माइल आ रही है, कुछ पूछ रहा हूँ तो आप जवाब दे रहे हो, उससे मुझे ये रियलाइज हो रहा है कि आपका ध्यान है। बट फिर आप वही आई कॉन्टैक्ट नहीं है, इधर उधर देख रहे हो, कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, तो फिर क्या होगा? मुझे लगेगा कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो आप वो क्लूज या हिंट दोगे स्पीकर को तो उसको समझ में आ जाएगा कि आप इन्वॉल्व हो। दैट इज अ सिंपल थिंग। कॉन्सेंट्रेट करना, ये तो इम्प्लाइड सी बात है। रिफ्रेन फ्रॉम फॉर्मुलेटिंग एन इमीडिएट रिस्पॉन्स। रिफ्रेन मतलब किसी चीज से बचना, अपने आप को आपको बचाना चाहिए, रोकना चाहिए। किसी भी बात पे इमीडिएट रिस्पॉन्स देने से बचो। और ये आजकल बहुत बोलते हैं, देखो टाइम, थोड़ा साइकोलॉजी वाली बात कर रहा हूँ जनरली। टाइम के साथ साथ ना अपने इम्पेशेंट बहुत हो गए, सब्र नहीं है सुनने का कोई बात। कोई कुछ बोल देता है, घर में भी पेरेंट्स ने कुछ बोल दिया, एकदम से अपन गुस्सा हो जाते हैं। पेशेंस लेवल बहुत लो हो गया है सभी का, आपका भी और मेरा भी, सबका हो गया। उस वजह से क्या है ना, कम्युनिकेशन में आर्ग्यूमेंट्स और झगड़ा जल्दी हो जाता है। कोई कुछ थोड़ा सा बोल देना, ऐसा कैसे बोला, वैसा कैसे, ठीक है शांति से सुन ले बात उसकी, उसने क्यों ऐसा बोला, किस इंटेंशन से बोला, उस बात की कितनी वैल्यू है, उसको उसके ऊपर कितना गुस्सा करना जरूरी है, सोच लो, उसके बाद रिस्पॉन्ड करो। और अपने तुरंत रिएक्ट कर देते हैं, और वो तुरंत रिएक्शन की वजह से बात बिगड़ जाती है। तो यहाँ पे ये बोला है कि ऐसा करने से बचना चाहिए, इमीडिएटली किसी भी चीज़ पे इमीडिएट रिएक्शन देने से आपको बचना चाहिए, ताकि मिसकम्युनिकेशन ना हो जाए। ठीक है, ये सोल्यूशन दिया। ट्राई टू प्रिपेयर बिफोर हैंड, ये मेरे लिए, जैसे मैं एज अ स्पीकर आपको पढ़ा रहा हूँ, ऐसा थोड़ी ना है कि मैं बस उठ के आ गया, देख लेंगे कुछ ना कुछ बोल देंगे। मुझे भी तो पता होना चाहिए ना टॉपिक में क्या है। मुझे सारी चीज़ें ऑलरेडी पता है, जो नोट्स के अंदर कंटेंट है मैं पढ़ चुका हूँ, प्रिपेयर करके आया हूँ। एंड आई नो कि आज के सेशन में मुझे इतनी मिनट्स आपको पढ़ाना है, इतना टॉपिक कवर करना है। तो अगर मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, मैं रैंडमली कुछ बोलूँगा, तो उतना इफेक्टिव नहीं लगेगा, क्योंकि आपको लगेगा यार पता नहीं सर इधर उधर की बातें करके चले जाते हैं, कंटेंट पूरा कवर नहीं होता, सिलेबस खत्म नहीं होता, एग्जाम का प्रिपरेशन कैसे करें, बात वो हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं एज अ स्पीकर प्रिपेयर्ड होना नेसेसरी है। नेक्स्ट, बी प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट रिविजन्स, ये भी मेरे लिए हो गया एज अ स्पीकर। अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, देखो आजकल ना डिजिटल मीडिया का टाइम है, मैं कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, जैसे लॉज में कुछ चल रहा है, ऐसा कुछ है, तो स्टूडेंट्स ना फोन में गूगल कर रहे होते हैं कि ये सही है कि नहीं, ऐसा भी होता है। जजिंग द स्पीकर, वो होता ही गूगल पे चेक कर रहे हैं, मैं बैच में बैठा हूँ पढ़ा रहा हूँ, वो गूगल पे चेक कर रहे हैं। अब गूगल पे जो आर्टिकल्स है वो कितनी बार नए पुराने भी होते हैं। अब मैं जो पढ़ा रहा हूँ टैक्सेशन है, लॉ है, अपडेटेड है। आपने गूगल खोला तो पहला आर्टिकल 6 महीने पुराना आया, उसमें मॉनिटरी लिमिट कुछ और लिखी है, मैं जो कुछ बता रहा हूँ कुछ और है। तो स्टूडेंट्स बहुत बार बोलते हैं, बोले सर वो गूगल पे तो लिखा है कि इतने % टैक्स लगता है, आप इतना बोल रहे हो सकता है। अच्छा, इसमें गलती दोनों में से किसी की भी हो सकती है, या तो आप पुराना डेटा देख रहे हो, या मैंने अपडेट नहीं किया, मैं गलत देख रहा हूँ, हो सकता है। अब ह्यूमन एरर तो यहाँ पे मेरे लिए भी पॉसिबल है, बहुत बार होता है, मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ, रेयरली होता है लेकिन कभी हो सकता है कि मैंने कुछ आपको पॉइंट बताया, उसमें कुछ अपडेट आ गया एंड आई एम अनअवेयर, और आपने बोला नहीं सर इसमें तो ऐसा बोला है। तो एज अ स्पीकर मेरा रिएक्शन क्या होना चाहिए? तो ये चीज़ है कि मैं 100%, अगर मैं बहुत श्योर हूँ कि नहीं मैं आज ही चेक करके आया हूँ, यही पॉइंट है, आप कुछ आर्टिकल गलत देख रहे हो, अपने देख लेते तो एक बात अलग है। बट इफ आई एम नॉट श्योर तो मैं क्या बोलूँगा कि भाई ठीक है, मैं एक बार चेक करके अपडेट कर देता हूँ, फिर से वेरीफाई कर लेता हूँ, क्या पता मेरी मिस्टेक हो। तो एज अ स्पीकर रिविजन्स एक्सेप्ट करने के लिए मुझे प्रिपेयर्ड होना चाहिए। अच्छा, आपने जो बोला वो सही साबित हुआ, गूगल पे जो लिखा है वो करेक्ट है, मेरा अपडेट करना रह गया, तो मुझे अपनी गलती माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए? माननी चाहिए। बहुत बार टीचर्स नहीं मानते, ऐसा भी होता है, ईगो आ जाता है, बोले आपको ज़्यादा पता है मेरे को। अरे भाई ठीक है, मुझे ज़्यादा पता है, बट सब कुछ पता है ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपने कहीं से वेरीफाई किया, कोई डॉक्यूमेंट से कहीं आपने पढ़ा, तो इट इज़ पॉसिबल कि आप सही हो सकते हो। तो आपकी बात को मैं ऐसे ही डिस्कार्ड कर दूं, इससे बेटर एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ, क्या पता। एट द एंड इंटेंशन क्या है कि आपको सही इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, चाहे वो गूगल से मिली हो या मेरे से। तो रिविजन एक्सेप्ट करने में एक स्पीकर को जो है पीछे नहीं हटना चाहिए, ये उसके लिए अच्छा है, ऐसे बोला हुआ। बी श्योर दैट द एनवायरमेंट इज कंड्यूसिव टू लिसनिंग, एक नया वर्ड आया। कंड्यूसिव का मतलब सपोर्टिंग, उसके फेवर में होना चाहिए, ठीक है, हेल्पफुल होना चाहिए, दैट इज कंड्यूसिव, कि आपको एनवायरनमेंट जो है सूट करे, सिंपल। अब इसके एग्जांपल्स दे लेते हैं। सपोज कोई बिजनेस मीटिंग के लिए अपने को मिलना है, तो फ़ोन पे बात हुई कि बोला मीटिंग करते हैं, मिल के बात करते हैं। तो कैसी जगह प्रेफर करोगे एक बिजनेस मीटिंग करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए? शांत जगह होनी चाहिए या फिर एकदम शोर? शांत। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि हमने सोचा थोड़ा सेमी फॉर्मल रखते हैं, डिनर पे मिलते हैं, डिनर भी कर लेंगे, साथ में बातें भी हो जाएंगी और बिजनेस का डिस्कशन हो जाएगा, ठीक है, इट इज़ ओके। बट बोला डिस्कोथेक में मिलते हैं,
नहीं। ठीक है, डांस करते करते, डीजे पार्टी करते करते बिजनेस के ऊपर डिस्कशन कर लेंगे, तो बात हो पाएगी क्या? शोर इतना है, बात नहीं होगी। लेकिन कोई अच्छे से प्रीमियम से रेस्टोरेंट में शांति से बैठ के खाना खा रहे हैं, खाते खाते एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो एक बार वो डिस्कशन प्रॉपरली हो पाएगा। या फिर आप ऑफिस पे आ जाओ, एकदम फॉर्मल कर लेते हैं, दैट इज ऑल्सो ओके। तो जो एनवायरनमेंट है वो सुनने के लिए सूटेबल होना चाहिए। कंड्यूसिव का मतलब इट शुड बी सूटेबल, वैसा है। अपने लिए भी ये चीज़ एप्लीकेबल है। शोर शराबा होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, डिस्ट्रैक्शन नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये पॉइंट्स थे कंप्लीट। तो यहाँ तक आते आते अपना टॉपिक का एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट हो चुका है। अच्छा, ये जो आपको सैम्पल क्वेश्चंस दिख रहे हैं ना, ये ICSI की अपनी जो इंस्टीट्यूट का मटेरियल है उसमें ना हर चैप्टर के बाद उन्होंने कुछ MCQs रखे हुए हैं, वो मैंने यहीं पे कवर कर दिए। तो आप चैप्टर आज पूरा एक बार रीड करोगे तो रीडिंग के बाद डेफिनेटली आप इसको सॉल्व करके कंप्लीट कर सकते हो। वैसा बोलो, यहाँ तक कुछ कन्फ्यूजन, कुछ नहीं समझ आया हो तो कंटेंट एक बार आप गो थ्रू कर लो, कुछ पूछना है तो बता दो। मैं चैप्टर यहाँ पे पैकअप हो चुका है।